नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल जतन इन होम एकेडमी में मैं अभिषेक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मित्रों की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। साथियों, हम रीट भर्ती परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी इस प्रकार करेंगे कि इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित कर लें। पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत, जिसमें मुख्यतः सल्तनत काल और मुगल काल के विषय में सांस्कृतिक स्थिति, जिसमें शिक्षा, साहित्य, चित्रकला, संगीत कला और स्थापत्य कला पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, आज की अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप सभी साथियों के जतन इन होम एकेडमी चैनल को इतने कम समय में मिले हुए प्रेम के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके प्रेम के बिना हम अपनी ऊर्जा को एक जगह संचित करके आप तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी हमें इसी प्रकार पसंद करते रहेंगे। तो आइए साथियों, सांस्कृतिक दशा में सबसे पहला बिंदु है शिक्षा। चूंकि मध्यकाल के अंतर्गत मुस्लिम शासन केंद्रीय सत्ता में प्रमुखता से रहा है, इसीलिए मुस्लिम शिक्षण पद्धतियों की प्रधानता उस समय के भारत में रही थी। शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह संस्कार से किया जाता था। मस्जिदों और मकतबों की प्रधानता थी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे और मस्जिद उच्च शिक्षा की केंद्र थी। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि मध्यकाल में भी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क थी और यहीं से हम यह देख सकते हैं कि आज भी कक्षा 8 तक आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती। इससे हम अपनी साम्यता को, निरंतरता को देख सकते हैं। कुरान की आयतों और अरबी भाषा का अध्ययन इन मस्जिदों और मकतबों में किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि मकतब प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे और मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे और ये दोनों ही अरबी भाषा के अध्ययन और अध्यापन का माध्यम। प्रमुख शैक्षिक केंद्रों की अगर हम बात करें तो उस समय दिल्ली, आगरा, जौनपुर, फतेहपुर सीकरी, बदायूं और बीदर के मदरसे अत्यधिक प्रसिद्ध थे। विजयनगर साम्राज्य, जो कि दोनों ही मुस्लिम साम्राज्यों के बीच में उद्भूत एक हिंदू साम्राज्य था, उसके अंतर्गत मंदिर, मठ और अग्रहार विद्या के अध्ययन के केंद्र माने गए थे। अग्रहार वह स्थान थे, वह भूमि का टुकड़ा कहलाता था जो कि शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। शिक्षा के माध्यम की अगर बात करें तो वह फारसी भाषा मध्यकाल में प्रमुखता से थी। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले को आमिल की संज्ञा दी जाती थी, जबकि साहित्यिक शिक्षा ग्रहण करने वाले को काबिल की संज्ञा दी जाती थी। किंतु तार्किक और दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए फाजिल शब्द का प्रयोग किया जाता था और फाजिल नाम की उपाधि दी जाती थी। तो ये तीन बिंदु हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आमिल धर्म से रिलेटेड है, काबिल साहित्य से रिलेटेड है और तार्किक शिक्षा के लिए फाजिल उपाधि काम में ली गई। आगे चलते हैं मित्रों। शेर मंडल मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय का नाम था। हुमायूं ने महामनगा के साथ मिलकर दिल्ली में एक मदरसा-ए-बेगम की स्थापना की। अकबर की बात करें तो अकबर के समय शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी कार्य किए गए। अकबर के काल में ही महामनगा ने दिल्ली में खेरुल मजलिस और फतेहपुर सीकरी में अबुल फजल मदरसा बनवाया। ये महामनगा वही है जो कि अकबर की संरक्षिका थी और 1560 से 1562 ईस्वी में जब अकबर की आयु कम थी तब इन्होंने ही पेटीकोट शासन चलाया था। अकबर ने फारसी भाषा को राजभाषा बनाते हुए संस्कृत का विकास करने में मदद की। उस काल में, अकबर के काल में, दिल्ली का शाह उल्लाह स्कूल और लखनऊ का फरहंगी महल
मदरसा शिक्षा व्यवस्था के लिए विशेष रूप से चर्चित था। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत को आरंभ किया। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हम याद रखेंगे। 1583 इलाही संवत अकबर। अगले महत्वपूर्ण मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में राजभाषा फारसी के साथ साथ उर्दू भाषा का भी समुचित विकास देखने को मिला और इस समय आगरा जो कि शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट दारुल बरका की मरम्मत और एक और मदरसे की स्थापना की। इन्हीं के समय में मुल्ला फरीद मनाजम ने नक्षत्र विज्ञान की जानकारी के बारे में जिज-ए शाहजहानी नामक एक सारणी बनाई, एक तालिका बनाई। तो जिज-ए शाहजहानी क्या है? नक्षत्र विज्ञान की एक तालिका है। किसके शासनकाल में बनी? शाहजहां के शासनकाल में। औरंगजेब ने भी फारसी भाषा को प्रोत्साहन दिया, लेकिन अनेक मदरसों जैसे मदरसा-ए रहमिया और औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने बैतुल उलूम की स्थापना की। यह वाला जो तथ्य है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बैतुल उलूम मदरसे की स्थापना किसने की, क्योंकि ये किसी शासक ने न करवाकर शासक की पुत्री ने करवाया है, एक महिला ने करवाया है, जेबुनिसा ने करवाया है। इसीलिए यह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, चूंकि औरंगजेब एक कट्टर शासक के रूप में प्रसिद्ध था, इसलिए उसने हिंदू पाठशालाओं को बंद करवा दिया। मुगल काल में हिंदू शिक्षा अगर कहीं दी जाती थी तो वो गुरुकुलों, मंदिरों और स्वतंत्र शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत भाषा के माध्यम के साथ दी जाती। और हिंदू शिक्षा के केंद्रों की बात करें तो बनारस एक महत्वपूर्ण हिंदू शिक्षा का केंद्र था। स्नातक विद्यार्थियों को उपाध्याय, महोपाध्याय और पीयूष वर्ण जैसी उपाधियां इस समय प्रदान की जाती थी। ऐसा नहीं है कि सल्तनत काल में फारसी और संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही ग्रंथों की रचना की गई। इस समय हिंदी, उर्दू और अन्य कई प्रांतीय भाषाओं में भी ग्रंथ लिखे गए। साहित्य चूंकि शिक्षा के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए साहित्य की चर्चा हम निरंतर रूप से कर लेते हैं। फारसी, जैसा कि हमने शिक्षा वाले बिंदु में देखा था, मध्यकालीन मुस्लिम शासन की एक प्रमुख भाषा थी और इसके विकास के लिए लाहौर एक पहला केंद्र था। 10वीं सदी में तुर्कों के आगमन के साथ ही फारसी भाषा का आगमन भारत में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के समय संस्कृत की, आयुर्वेद और संगीत की उत्कृष्ट पुस्तकों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। ये वे शासक थे जो कि मध्यकाल के प्रथम मुस्लिम शासन यानी सल्तनत काल से संबंध रखते थे। फरहंग सिकंदरी और लज्जत सिकंदरी दो प्रमुख ग्रंथ इस समय के माने गए हैं। सल्तनत कालीन अन्य पुस्तकों पर दृष्टिपात करने पर हमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की एक सारणी मिलती है जो कि महत्वपूर्ण है, हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। पहली पुस्तक है ताज उल मासिर जो कि हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक है तबकात नासिरी जो कि मिनहाज और सिराज के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक सल्तनत कालीन प्रारंभिक इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह व्यक्ति इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में दरबार में उपस्थित था। तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखे गए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुआत-ए-फिरोज शाही के नाम से लिखी। यह अकेला सल्तनत कालीन शासक है जिसने अपनी आत्मकथा की रचना की थी, इसीलिए यह तथ्य हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। विदेशी यात्रियों में जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंत में भी करेंगे, उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसने रेहला, जिसका अन्य नाम सफ़रनामा भी मिलता है, महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसकी रचना की थी। यह तुगलक शासकों और उस समय के भारत को जानने का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। अगला महत्वपूर्ण लेखक है अल बरूनी जिसने किताब उल हिंद अथवा इसका अन्य नाम एक और मिलता है तारीख ए हिंद। तो हम
अल-बरूनी की इस रचना को याद रखेंगे, क्योंकि इसी तारीख हिंद से हमें पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी मिलती है। तारीख ए मुबारक शाही, यह भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना यह्या बिन अहमद सरहिंदी ने की थी और यह सैयद वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है। यह सैयद वंश सल्तनत कालीन 5 वंशों में से सेकंड लास्ट है। पांचों वंशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा वंश है खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोदी। इन 5 वंशों के समाकलन से सल्तनत काल का शासन चलाया गया। एक हिंदी की पुस्तक है जो कि काफी महत्वपूर्ण है सल्तनत काल के अंतर्गत, पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। और इस ग्रंथ की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी जब हमने पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल देखा था। यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके अलावा सारंगधर नामक व्यक्ति के द्वारा रचित हमीर काव्य भी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। एक नवीन भाषा जिसका आगमन भारत में पूर्व मध्यकाल में हुआ वह है उर्दू। यह एक तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्कों के द्वारा यह भारत में लाई गई। मध्यकाल में इसे हिंदवी और दक्षिण भारत में इसे दक्किनी कहा जाता था। अमीर खुसरो सल्तनतकालीन एक फारसी कवि था और इस व्यक्ति की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में भी अच्छे से की है जब हमने सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ा था। अमीर खुसरो ने बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया उसे हिंदवी रेखता कहा जाता था। इसमें व्याकरण हिंदी की होती थी जबकि शब्द फारसी के होते थे। अमीर खुसरो की रचनाएं जो कि हमेशा प्रमुख मानी जाती है उनमें सर्वप्रथम है किरात उल सदाइन, यह इनकी पहली रचना है। इसके अलावा ख्वाजाइन उल फुतूह, इसी पुस्तक में हमें अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ आशिकी, नूह सिपेहत और तुगलकनामा भी इनकी अन्य रचनाएं मानी गई हैं। मुगल काल में उर्दू का बोलचाल में प्रयोग होने लगा। आम जनमानस में वली को, यह काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसको ही हम उर्दू का जनक मानते हैं। उत्तर मुगल शासक जो कि औरंगजेब के बाद के काल के हैं, उनमें मोहम्मद शाह रंगीला ने इसी उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद करवाया। इस कार्य में उनकी सहायता कृतिवास और काशीराम ने की थी। मुगल दरबार की राजभाषा भी फारसी थी और इसलिए अधिकतर ग्रंथों की रचना फारसी भाषा में ही हुई, लेकिन इस काल में सहिष्णुता हमें देखने को मिलती है और अरबी, हिंदी, संस्कृत के ग्रंथों की भी रचना इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। पहले मुगल शासक की बात करें तो बाबर विद्या प्रेमी था और उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता था, की रचना तुर्की भाषा में की। यह महत्वपूर्ण है कि बाबरनामा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में, नॉट फारसी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद A.S. बेवरीज, लीडन और एस्किन ने किया। ज़्यादातर परीक्षाओं में बेवरीज को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो हम याद रखेंगे कि बेवरीज ही वह लेडी थी जिसने अंग्रेजी में बाबरनामा का अनुवाद किया था। मथुरादास शर्मा ने भी बाबरनामा का अनुवाद हिंदी में किया। बाबर ही वो व्यक्ति था जिसने मुबैयान और दीवान की रचना की। मुबैयान एक काव्य शैली थी और दीवान एक कविताओं का संग्रह था। अगले मुगल शासक हुमायूं के काल में इनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। तारीख रशीदी की रचना मिर्जा हैदर दोगलत खां ने की और बायजीद बयाद ने ताजिकिरत ए हुमायूं की रचना की। इसी प्रकार रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने वाक़यात मुस्ताकी की रचना की। इन सभी पुस्तकों में हमारे लिए हुमायूंनामा और तारीख रशीदी महत्वपूर्ण हैं।
अकबर के समय में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ और इनके समय में ही अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसी आईने अकबरी में अकबर के दरबार के 59 कवियों का उल्लेख किया गया है। अकबर के प्रशासन के विषय में भी यह आईने अकबरी बहुत ही अच्छा सांख्यिकी का विवरण प्रस्तुत करती है। अकबर का राज्य कवि फैजी था, जो कि अबुल फजल का भाई था। निजामुद्दीन ने तबकात अकबरी की रचना की। जोहर आफ्ताबची ने तज़किरात उल वाक़ियात की रचना की। तारीख़ अकबरी की रचना मोहम्मद आरिफ कंदारी ने की। अब्बास सरवनी ने तुहफ़ात ए अकबर शाही और तारीख़ शेरशाही की रचना की, जबकि अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख़ की रचना की। यह बदायूनी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मुंतखब उत तवारीख़ को हिंदुस्तान का इतिहास माना जाता है। याद कीजिएगा दोस्तों, हमने हल्दी घाटी के युद्ध में अब्दुल कादिर बदायूनी की चर्चा की थी। इसके बारे में यदि आपको कोई तथ्य याद आ रहा हो हल्दी घाटी के युद्ध से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगला महत्वपूर्ण लेखक है अहमद यादगार। इन्होंने तारीख़ सलातीन ए अफ़गान की रचना की थी। अकबर के काल में ही संस्कृत भाषा का उन्नत विकास हुआ। अकबर पहला शासक था जिसने संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया। मुगल काल में ही लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। यह लीलावती वही पुस्तक है जिसकी रचना भास्कर ने की थी। गणित की एक महत्वपूर्ण किताब है। जैन विद्वान परम शंकर ने सर्वप्रथम फारसी प्रकाश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश संकलित किया। अकबर ने फेची से संस्कृत में एक छोटा उपनिषद अल्लोपनिषद लिखवाया। अकबर ने ही मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। यह उपाधि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर का काल न केवल संस्कृत साहित्य के पुनरुत्थान का काल माना गया, यह हिंदी साहित्य का भी स्वर्ण काल माना गया। इसके दरबारी कवियों में अब्दुल रहीम खाना जिसने रहीम सतसई की रचना की थी, और मान सिंह जो कि आमेर के राजा थे, इन्होंने मान प्रकाश की रचना की। बीरबल जिसको अकबर ने कविराज की उपाधि दी। इसके अलावा भगवान दास और टोडरमल, ये सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे अकबर के काल में। अकबर के ही समकालीन कवि तुलसीदास माने गए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, और इसे ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा था। सूरदास जिन्होंने सूरसागर की रचना की थी, अकबर के दरबार से संबंधित थे और इन्हें आगरे का अंधभार भी कहा जाता था। यह संज्ञा इनके लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये जन्म से अंधे थे। जहांगीर ने अपने पिता के समान ही संस्कृत के विद्वानों को अपने राज दरबार में जगह दी। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का राजकवि जगन्नाथ पंडित था और इन्होंने रस गंगाधर और गंगाधर लहरी की रचना की। यह तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने भी राम मनोहर लाल, जगत गोसाई, किशन दास, राजा सुरजन सिंह इत्यादि हिंदी के विद्वानों को अपने दरबार में प्रश्रय दिया। जहांगीर का भाई दानियाल भी हिंदी का एक अच्छा कवि। शाहजहां के समय सुंदर कविराय, चिंतामणि, मतीराम, बिहारी और कविंद्र आचार्य ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना। इसी काल की एक अन्य रचना है शाहनामा, जिसकी रचना फिरदौसी ने की थी। तो मित्रों, ये साहित्यिक रचनाएं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं, तो आप इन साहित्यिक रचनाओं को याद करने की कोशिश करें। अगला महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दशा का तत्व है स्थापत्य, जिसमें भवन निर्माण कला अर्थात वास्तुकला की चर्चा हम करेंगे। चूंकि यह काल इस्लामी काल था, इसीलिए इस समय इस्लामी वास्तुकला को अधिकाधिक प्रयोग में लिया गया और इस्लामी वास्तुकला मेहराब शैली भी कहलाती थी। इसके प्रमुख विशेषताएं मेहराब और गुंबद था, जबकि इससे पूर्व चलने वाली जो शैली थी वो थी हिंदू शैली, और इसे हम शहतीर शैली भी कहते हैं। इस शहतीर शैली में छज्जे और कोष्ठक अति महत्वपूर्ण थे। तो जहाँ एक और मेहराब शैली में मेहराब और गुंबद महत्वपूर्ण थे, वहीं शहतीर शैली में
छज्जे और कोष्ठक महत्वपूर्ण थे। स्थापत्य में लिखावट और ज्यामितीय डिजाइनों का अंकन निषिद्ध था। सल्तनत कालीन पहली इमारत की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहली भारतीय तुर्क मस्जिद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में यह संत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनकी विस्तार से चर्चा हमने भक्ति और सूफी आंदोलन के वीडियो में की थी। देख, इन्हीं संत की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया दिल्ली में। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक इस कुतुब मीनार का अपने जीवन काल में पूर्ण निर्माण नहीं करवा पाए। कालांतर में इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूर्ण करवाया गया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है और यह इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में बनवाया था। इल्तुतमिश को ही भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना गया। बलबन, जो कि अगले महत्वपूर्ण सुल्तान हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ लाल महल मेहराबों की दृष्टि से काफ़ी रोचक है और यह शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी महल, हजार सितून महल, फौज ए अलही और अलही दरवाजे का निर्माण करवाया। मित्रों, हमारा टारगेट आपकी परीक्षा है, इसलिए हम इधर उधर की बातें न करके डायरेक्टली तथ्यों को यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए सल्तनत कालीन इमारतों को आपको इसी प्रकार याद रखना है कि ये किसके द्वारा बनवाई गई। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। तो 3 इमारतों का संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक से है। यही वो व्यक्ति है जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना गया। इसके अलावा इल्तुतमिश द्वारा निर्मित सुल्तानगढ़ी का मकबरा, बलबन का द्वारा बनाया हुआ लाल महल और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित कुछ इमारतें, ये प्रारंभिक सुल्तानों की इस्लामी वास्तुकला में महत्वपूर्ण देन मानी गई। तुगलक शासकों के काल में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और तुगलकाबाद का किला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह दोनों ही इमारतें गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाई गई। इसके अलावा आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक अपने द्वारा बसाए गए नगरों के लिए और नहरों के लिए काफ़ी चर्चित रहे हैं। इनके द्वारा बनवाए गए नगरों में फिरोज शाह कोटला काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि दिल्ली में है। इसी फिरोज शाह ने अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगाना का मकबरा भी बनवाया, जो कि दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे आप कंठस्थ कर लें। खाने जहां तेलंगाना का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ, किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। किसकी याद में बनवाया? अपने प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगाना की स्मृति में। और इसकी क्या विशेषताएं हैं कि यह प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। तुगलक स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता ढलवा दीवारें हैं, जो कि सलामी पद्धति से बनी हुई हैं। इसमें हमें आर्थिक दृष्टि से पतन की सूचना भी मिलती है। सल्तनत काल में अंतिम वंश जो लोदी वंश था, उसको मकबरों का काल भी कहा जाता है। सिकंदर लोदी, जिसने कि आगरा की स्थापना की थी, इसी ने मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्षेत्रीय शासकों की बात करें तो मांडू में हुशंग शाह के द्वारा निर्मित हिंडोला महल इस्लामी शैली के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक हैं। क्षेत्रीय वास्तुकला के विकास क्रम में ही अहमद शाह प्रथम ने 1411 में अहमदाबाद नगर की स्थापना की तथा महमूद गवा ने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया। कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित चार मीनार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वहीं मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर में गोल गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है। यह तथ्य भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगल काल की स्थापत्य विशेषताओं में हिंदू, जैन और बौद्ध शैली तीनों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। मुगल सम्राट बाबर ने भारत में 2 मस्जिद, पहली पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद और दूसरी संभल जो कि रुहेलखंड में है, वहां पर जामा मस्जिद बनवाई। बाबर ने ही आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया। मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति था, इसने 1529 ईस्वी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और यह वर्तमान में
काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इस पर वर्तमान में राम मंदिर के निर्माण की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दी गई है और इसका शुभारंभ हाल ही में 5 अगस्त 2020 को किया जाने वाला है। भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण मुगल वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता मानी गई। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह, जो कि एक पुस्तकालय था, इसकी स्थापना करवाई, जो कि वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। शेर शाह, जो कि एक अफगान शासक था, इसने शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना की, जबकि शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि यह सासाराम जो बिहार में है, इसमें स्थित शेर शाह का मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है, ऐसा कन्निंगम ने कहा है। टोडरमल की देखरेख में उत्तर पश्चिमी सीमा पर शेर शाह ने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। अकबर ने स्थापत्य के अंतर्गत बलुआ पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग किया। सर्वप्रथम मिर्जा गया की देखरेख में ही हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा ईरानी शैली पर चारबाग पद्धति में बनवाया। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि चारबाग पद्धति में ईरानी शैली पर हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया और इसी हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का हम पूर्वगामी मानते हैं। इसी मकबरे में सर्वाधिक मुगल शासक और राजकुमारों को दफनाया जाता है। कालांतर में इसे मुगलों की कब्रगाह भी कहते हैं और 1857 की क्रांति के समय जो नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर, उनको इसी मकबरे से गिरफ्तार किया गया। अकबर के द्वारा आगरा में जहांगीर महल का निर्माण हिंदू शैली पर करवाया गया। वहीं आगरा में ही लाल किले का निर्माण अकबर ने कासिम खां नामक वास्तुकार की देखरेख में करवाया था। इसके अतिरिक्त अकबर ने ही 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और फिर इसमें अनेकानेक इमारतें, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास। इसी दीवाने खास में 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई और इबादत खाने के अंतर्गत विभिन्न धर्म गुरुओं से धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसी के पश्चात अकबर दीन ए इलाही धर्म की घोषणा भी करता है। अगली महत्वपूर्ण भवन रचना है पंचमहल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और जोधाबाई का महल। यह जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी की पहली और सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था और इसकी ऊंचाई 176 फीट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मानी गई। फतेहपुर सीकरी के भवन निर्माण के बारे में फर्ग्यूसन का कहना है कि यह किसी महान व्यक्ति के दिमाग की उपज है और वहीं स्मिथ ने इस नगरी को पत्थर में डाला गया रोमांस कहा है। ये दोनों कथन फतेहपुर सीकरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हें परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की बात करें तो जहांगीर ने सर्वप्रथम पच्चीकारी की एक नई शैली पित्राद्विरा को जन्म दिया। इस शैली के अंतर्गत संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात की नक्काशी की जाती है और इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग जहांगीर के द्वारा अपनी पत्नी नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला के आगरा में स्थित मकबरे में करवाया गया। यही वो इमारत है जो कि पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है और यह पहली इमारत का स्थान प्राप्त है। सिकंदराबाद में अकबर के अधूरे मकबरे का निर्माण पूरा करवाया गया जहांगीर के द्वारा। यह मकबरा गुंबद विहीन है और इस पर अरबी भाषा में 99 बार अल्लाह अंकित हैं। कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग जहांगीर के द्वारा लगाए गए और अजमेर में आना सागर के किनारे बारादरी का निर्माण भी करवाया गया। तो यहाँ पर हमें जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की रोचक जानकारियाँ मिलती हैं। शाहजहां का समय स्थापत्य का स्वर्णकाल माना जाता है। उसने लाल पत्थर के स्थान पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया। शाहजहां के काल की पहली इमारत आगरा के किले में स्थित दीवाने आम है। आगरा के किले में मोती मस्जिद और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद ही भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद मानी गई। शाहजहां के समय में ही अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में
ताजमहल का निर्माण करवाया गया और इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां थे। के बादल की देखरेख में शाहजहां ने मयूर सिंहासन, जिसका अन्य नाम तख्ते ताउस भी है, उसका निर्माण करवाया। अगले महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब ने अपनी बीवी का मकबरा, जिसे रबिया उद्दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है, औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है, बनवाया। इस मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। चूंकि स्थापत्य में औरंगजेब की रुचि नहीं थी, इसीलिए इस समय अधिकाधिक स्थापत्य के क्षेत्र में विकास नहीं देखा गया। यद्यपि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। दिल्ली की मोती मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद हमेशा भ्रम में डालकर अभ्यर्थियों से परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। तो आप लोग याद रखेंगे कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जहां शाहजहां ने करवाया, वहीं दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। स्थापत्य के पश्चात हम चित्रकला पर विहंगम दृष्टि डालेंगे। सल्तनत काल में चित्रकला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग तारीख फिरोजशाही में प्राप्त होता है और इसकी रचना शम्स ए सिराज अफीफ करता है। सल्तनत कालीन चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेहाकी के द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में भी मिलता है। सल्तनत के समय में प्रारंभिक अब्दुदुसक के द्वारा चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि और अमीर खुसरो के द्वारा देहलवी की खमसा, ये दो पांडुलिपियां हैं जो कि प्रारंभिक पांडुलिपियां मानी गई हैं सल्तनत काल की। तैमूरी शासक चित्रकला के महान आश्रयदाता थे। चित्रकला का वास्तविक रूप हुमायूं के काल में हमें देखने को मिलता है। हुमायूं ईरान प्रवास के दौरान अपने साथ मीर सैयद और अब्दुस सम्मद नामक दो चित्रकारों को अपने साथ लेकर आया था। यह अब्दुस सम्मद हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बिहजात का शिष्य था और इसी के कारण भारत में चित्रकला की नींव रखी गई। तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर की आत्मकथा है, में बिहजात नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है। यह व्यक्ति हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकबर ने आगरा में आकारीजा की अध्यक्षता और अब्दुल सम्मद के नेतृत्व में एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीर खाना कहा गया। तो आगरा में आकारीजा की अध्यक्षता में और तस्वीर खाना अब्दुल सम्मद के नेतृत्व में अकबर ने खोला था। इसी काल में हिंदू धर्म, प्राकृतिक विषय, दरबारी घटनाओं और छवि चित्र विषयों पर चित्र भी बनवाए गए। मित्रों, ये स्पष्ट कर दूं, सल्तनत काल में मुस्लिम कट्टरता का अत्यधिक विकास हमें देखने को मिलता है, जबकि मुगल काल में हमें इसमें सरलता, सहजता का समावेश देखने को मिलता है। इसी कारण सल्तनत काल में हमें चित्रकला, संगीत कला में अत्यधिक विकास नहीं मिलता। अकबर के काल में भित्ति चित्रकला अर्थात दीवारों पर चित्रकारी का प्रारंभ हुआ। आईने अकबरी में हमें अनेक चित्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। अकबर ने कुल 17 चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें प्रमुख चित्रकार थे दसवंत, बसावन। इसी बसावन ने एक मरियल अर्थात कृष्ण घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र बनाया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे हम याद रखेंगे। अन्य चित्रकार हैं अकबर के समय में केशव, आकारीजा, अब्दुल सम्मद, मुकुंद, खुसरो अली, फारूक बेग, जमशेद, जगन्नाथ, ताराचंद, खेमकरण, हरवंश, सांवलदास, माधुराव। इस समय हमजानामा, रज़्मनामा, खानदान तैमूरिया, तूतीनामा, अनवर सहाइले, अकबरनामा, आशिका इत्यादि पांडुलिपियों का चित्रण किया गया। तो हमारे लिए इन चित्रकारों में जो याद रखने योग्य हैं वो है दसवंत, बसावन, आकारीजा, अब्दुल सम्मद, फारूक बेग आदि। इनके अलावा हम अन्य चित्रकारों पर सिर्फ हल्की सी दृष्टि डालें। जहांगीर के काल को मुगलकालीन चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था। वह कहा करता कि एक चित्र को अनेक चित्रकारों द्वारा बनाने पर भी वह पहचान जाता था कि अमुक अंक किस चित्रकार ने बनाया था। इसके समय में प्राकृतिक पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बाज पक्षी नामक चित्र का भी चित्रण किया गया, शिकार दृश्यों का भी चित्रण किया गया और दरबार में प्रतिमा परक विषयों जैसे स्वर्ग की यात्रा, ताजपोशी इत्यादि विषयों पर भी चित्र बनाए गए। एक ही विषयों के चित्रों का संकलन मोरक्को का
प्रचलन इत्यादि प्रमुख जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषताएं मानी गई हैं। जहांगीर के समय के चित्रकारों से संबंधित सभी तथ्य हम अच्छे से याद रखेंगे। मुख्य चित्रकारों की बात करें तो मंसूर, जिसने पशु पक्षियों, साइबेरियन सारस इत्यादि के चित्र बनाए, और जहांगीर ने इस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा मुख्य चित्रकार है अबुल हसन। यह आकारीजा का पुत्र था। हमें अच्छे से मालूम है कि आकारीजा की अध्यक्षता में ही एक विभाग की स्थापना की थी अकबर ने। तो जहांगीर कृत तुजु के जहांगीरी के मुखपृष्ठ के लिए चित्र, चिनार के पेड़ पर लटक गिलहरी का चित्र अबुल हसन ने ही बनवाया था, और जहांगीर ने इस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। तो आप मंसूर के लिए नादिर उल अस्र और अबुल हसन के लिए नादिर उल जमा की उपाधि याद रखेंगे। जहांगीर के समय के अन्य चित्रकारों में बिशनदास, दौलत और फारूक बेग माने गए हैं। शाहजहांकालीन चित्रकारी में हम मुख्य चित्रकार के रूप में मोहम्मद नासिर, हुनर, फकीरुल्लाह, मीर हाशिम और विचित्र देखते हैं। शाहजहां के समय में ही छवि चित्र, दरबारी चित्रण आदि की परंपरा जारी रही। इसे देवीय संरक्षण में चित्र बनवाना पसंद था। एक चित्र में सूफी नृत्य का चित्रण दिखाया गया है। दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का पुत्र था, उसको चित्रशाला का काम सौंपा गया था। औरंगजेब, जो कि चित्रकला को अपने धर्म के विरुद्ध मानता था, इसलिए ही चित्रकला का पतन का काल औरंगजेब का समय माना गया। सारे चित्र चूने से पुतवा दिए गए। यद्यपि इसी के समय में प्रांतीय शैलियों जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी और अलवर शैली का विकास हुआ। तो औरंगजेब के समय में केंद्रीय चित्रकला के ह्रास के साथ ही प्रांतीय चित्रकला का उद्भव भी हमें देखने को मिलता है। संगीत कला की बात करें तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने संगीत को संरक्षण प्रदान किया। भारत में संगीत के विकास के क्रम में मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के मध्यकाल को हम संगीत का स्वर्णकाल कह सकते हैं, जबकि इस्लाम में संगीत वर्जित होने के बावजूद भी तुर्क शासकों ने इस कला के विकास को प्रश्रय दिया। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो, इन्होंने साजगिरी, लीक, सरपदा, ओमन, घोर, सनम इत्यादि रागों को प्रचलित करने के कारण इन्हें ही नायक की उपाधि दी गई थी। अर्थात संगीत परंपरा के विकास में, इनकी संस्थापना में अमीर खुसरो का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया, साथ ही सितार और तबले का आविष्कार भी किया। दोनों ही तथ्य बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया और कव्वाली गायन को किसने प्रचलित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल को अपने दरबार में आमंत्रित किया और अमीर खुसरो को भी संरक्षण प्रदान किया। राग दर्पण, जो कि एक संगीत रचना है, इसका फारसी में अनुवाद फिरोज तुगलक के समय में किया गया था। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने संगीत को संरक्षण प्रदान किया और उन्हीं की प्रेरणा से मान कोतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना हुई और इसी समय ध्रुपद का सृजन हुआ। चिंतामणि नामक संगीतज्ञ को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई। गजल का संग्रह दीवान कहलाता था। ये एक अन्य तथ्य है। गुन्याक्त उत मुन्यास का संकलन भारतीय संगीत की मुस्लिम विद्वानों द्वारा लिखी गई एक प्रथम संगीत संबंधी रचना है, जो कि जौनपुर के शर्की सुल्तानों के संरक्षण में लिखा गया था। गजल और कव्वाली दोनों ही गायन शैलियाँ सुल्तानों और सूफियों में समान रूप से प्रचलित थी। अकबर के समय संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। आईने अकबरी में हमें 36 संगीतकारों का उल्लेख मिलता है। यह तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी इसे पूछा जा चुका है। अकबर स्वयं नगाड़ा वादक था। इसके समय में ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ नौहरवाणी, डागुरवाणी, खंडारवाणी और गोरारीवाणी प्रचलित थी। इनके दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ बेजू बावरा, बाज बहादुर जो कि मालवा के शासक थे, रामचंद्र जो कि रीवा के शासक थे, तानसेन जो कि अकबर का एक प्रमुख गायक था और इसी ने मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि की रचना की थी। और तानसेन को ही अकबर ने
कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। जहांगीर की बात करें तो इसके समय में ख्याल शैली का प्रचलन हुआ, जो कि हमजा मक्खू और चतुर खां के द्वारा प्रचलित करवाई गई। इसके दरबार में तानसेन का पुत्र विलास खां विराजता था। परवेज़दाद, छत्रकां, मजहद, खुर्रमदाद अन्य प्रमुख संगीतकार जहांगीर के समय में दरबार में उपस्थित थे। शाहजहां, जो कि अगले मुगल शासक थे, इनको स्वयं संगीत का शौक होने के कारण संगीत कला को आश्रय प्रदान किया। जगन्नाथ के नेतृत्व में ध्रुपद शैली लोकप्रिय की गई। खुशहाल खां, बिसराम खां, लाल खां, जनार्दन भट्ट, रामदस, सुखसेन, दुर्रंग खां इत्यादि महत्वपूर्ण संगीतकार शाहजहां के समय में दरबार में उपस्थित थे। शाहजहां ने ही लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। ये काफ़ी रोचक और अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। औरंगजेब के काल में संगीत कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसी काल में संगीत शास्त्र की एक महत्वपूर्ण रचना तुहफ़ातुल हिंद की रचना की गई। संगीत परिजात और मान कोतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय, जो कि उत्तर मुगल शासक थे, संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। उसके दरबार में सदारंग, अदारंग, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों कि सदारंग और अदारंग संगीतकार किस मुगल शासक के दरबार में थे, तो हम उत्तरकालीन मुगल शासकों को भूल जाते हैं और प्रसिद्ध मुगल शासकों को टिक कर देते हैं और वहीं पर अपना प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला का संगीत कला के विकास में अप्रतिम योगदान है। तो सदारंग और अदारंग मोहम्मद शाह रंगीला के साथ जुड़े हुए थे। नेमत खां भी एक अन्य प्रसिद्ध संगीतकार इनके दरबार में उपस्थित था। इसी के समय में गजल, तराना, दादरा और ख्याल जो संगीत की विधाएं थी, अत्यधिक विकास को प्राप्त कर गई। मध्यकालीन विदेशी यात्रियों की चर्चा करने पर हमें कुछ महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं, जैसे मुगल काल के शासक अकबर के समय में राल्फ फिंच और फादर मोंसरेत भारत आए थे। विभिन्न परीक्षाओं में सारणी देकर मैच करवाया जाता है कि कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के दरबार में आया था। तो इस सारणी को हमें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है और परीक्षा में भी हल करना है। जहांगीर के समय में विलियम फिंच, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो आया था। मनुची औरंगजेब के काल में आया और इसने स्टूरियो डी मोगोर नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा और इसी रचना को हम 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहते हैं। ट्रेवर नियर, इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी और यह पेशे से जौहरी था। इसकी रचना का नाम ट्रेवल्स इन इंडिया था। निकोलो कोंटी, जो कि वेनिस से आया था, विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के समय में आया, जबकि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आया। ये दोनों ही शासक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। मार्को पोलो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था, जो कि वेनिस से आया था, जो कि यूरोप में इटली का यात्री था। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसे। आपको याद होगा दोस्तों कि यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी प्रारंभिक अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास में एक व्यक्ति प्रसिद्ध था। अगर आपको पिछले वीडियो से यह तथ्य याद है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी यात्रियों को कहा जाता है। इसकी रचना द बुक ऑफ सर मार्को पोलो थी और यह चीनी सम्राट कुबलई खां के दरबार में भी गया था। मार्को पोलो ने ही काकतीय वंश की शासिका रुद्रमा देवी का भी उल्लेख किया है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ एक बिंदु हमारा शेष रह गया था, मुगल प्रशासन, जो कि छोटा होने के कारण हमने भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के साथ उसका समायोजन किया है। तो अगले वीडियो में हम भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति और मुगल प्रशासन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप अपना फीडबैक लगातार हमें देते रहिएगा, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।